दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के 116 नंबर से लेकर के 130 नंबर तक के जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को आज हम एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो का पार्ट 12 है। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखे तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। और ये छत्तीसगढ़ अंग्रेजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2019 से लिए हुए क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा के अधिकतम विद्यार्थी अधिगम वंदित है तो आप क्या करेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप एक टीचर है और आपके कक्षा में बहुत सारे जो बच्चे हैं ना वो स्लो है, लेकिन कुछ जो बच्चे हैं वो स्मार्ट है, पढ़ने में इंटेलिजेंट है। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे। ऑप्शन ए दिया है, अपने शिक्षण की गति तीव्र रखेंगे ताकि विद्यार्थियों के बोध के स्तर में वृद्धि हो, या बुद्धिमान विद्यार्थियों की ओर ध्यान नहीं देंगे बोला जा रहा है। तीसरा बोला जा रहा है अपना अध्यापन धीमा रखेंगे। चौथा बोला जा रहा है अपना अध्यापन धीमा रखते हुए कुशाग्र विद्यार्थियों को अतिरिक्त मार्गदर्शन देंगे। तो इनमें से आप क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो मेन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऐसी कंडीशन में भाई आपको जो स्लो बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई में वीक है ना, उन बच्चों पर ध्यान देंगे। उनके लिए आप क्या करेंगे, अपना जो टीचिंग का जो टीचिंग है ना उसको थोड़ा धीमा रखेंगे। लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है, ऐसे बच्चों को थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मार्गदर्शन करना पड़ेगा, गाइड करना पड़ेगा, ताकि वो भी बोर ना हो, उनका भी नॉलेज गेन हो, और जो बच्चे वीक है ना वो भी कुछ कुछ धीरे धीरे सीखता रहे। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रमापीकृत परीक्षण निर्माण के सोपानों के संदर्भ में उपयुक्त क्रम का चयन कीजिए। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है यानी प्रमापीकृत परीक्षण है, उसके कंस्ट्रक्शन में जो स्टेप है ना, जो सोपान के संदर्भ में जो उपयुक्त क्रम है, उसका हमें सीक्वेंस में रखना है। तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, योजना बनाएंगे, यानी कि परीक्षण की योजना बनाएंगे पहला। दूसरा हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि तैयारी करेंगे। तीसरा, जब प्रिपरेशन कर लेंगे तब क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे परीक्षण का अंतिम प्रारूप तैयार करेंगे। तो तीसरा में हो जाएगा। अब जब अंतिम प्रारूप तैयार हो जाएगा है ना, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, परीक्षण का क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो ये चौथा हो जाएगा। तो दूसरा पहला में आएगा, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा दूसरा। उसके बाद फिर पहला, उसके बाद फिर चौथा करेंगे, उसके बाद फिर तीसरा वाला यानी मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आप देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए। अब छात्रों में, स्टूडेंट्स में हम क्या करेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना होगा, उनसे नियमों का पालन कराएंगे, उनसे प्रश्न पूछेंगे, उन पर उत्तरदायित्व सौंपेंगे, या फिर उनको शोर करने से रोकेंगे। तो देखिए, छात्रों में अनुशासन अगर हमें बनाए रखना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है ना, तो उन पर हमें उत्तरदायित्व सौंपना होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना होगा। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए, कोई बदमाश लड़का बच्चा है, ठीक है, यानी कोई बदमाश लड़का है क्लास में। अब तोला क्या करना है, बोला सुधारना है ना, मतलब अनुशासन बनाए रखना है। तो आप उसको क्या करो, उस बच्चे को ना आप वर्क दे दो, बेटा आज के बाद ना कोई ना जैसे ड्रेस, मतलब जैसे आपको डिसिप्लिन मेंटेन करवाना है ना, उसको बोलना है बेटा तुम ना एक काम करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी बच्चा अगर डिसिप्लिन में नहीं आता है, यानी प्रॉपर ड्रेसअप करके नहीं आता, मोजा जूता टाई वगैरह पहन के नहीं आता है, तो उसको तुम जो है क्या करोगे, उसका नाम लिखोगे या मुझे बताओगे। ऐसा करके अगर कोई बोलेगा तो बच्चा ना खुद अपने आप को पहले सुधारेगा, अरे मुझे तो ये काम सौंपा गया है, तो सबसे पहले तो मुझे अपना ड्रेस अच्छे से पहनना पड़ेगा, बेल्ट वेल्ट टाई वाई सब देखना है। तो ऐसे उत्तरदायी तो सौंपोगे ना, तो क्या हो जाएगा, अनुशासन ऑटोमेटिक बनने लगता है। तो ये वाला अप्रोप्रिएट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पाठ्यक्रम को अधिक उपयोगी किसके द्वारा बनाया जा सकता है। जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसको किसके द्वारा उपयोगी बनाया जा सकता है, स्थानीय जानकारी के द्वारा, या भारत के इतिहास के द्वारा, या भारत के भौगोलिक ज्ञान के द्वारा, या भारतीय संस्कृति के ज्ञान के द्वारा। तो देखिए, पाठ्यक्रम को अधिक अगर हमें यूजफुल बनाना है, एकदम उपयोगी बनाना है सिलेबस को, तो हमें क्या करना होगा, स्थानीय जानकारी उसमें जो है इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या होगा, वो और ज़्यादा जो है यूजफुल हो सकता है। तो स्थानीय जानकारी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए,
भारत में शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट ने शिक्षा बिना बोझ के को अपना केंद्रीय विषय या केंद्रीय थीम रखा? बताइए कि इनमें से किसने या किस रिपोर्ट ने शिक्षा बिना बोझ के को अपना केंद्रीय विषय रखा? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग रिपोर्ट ने, या आचार्य राममूर्ति कमेटी रिपोर्ट ने, या प्रोफेसर यशपाल कमीशन रिपोर्ट ने, या फिर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग रिपोर्ट ने? तो ये रिपोर्ट है ऑप्शन सी, प्रोफेसर यशपाल कमीशन रिपोर्ट ने। नेक्स्ट देखिए, आपने अध्यापन का व्यवसाय क्यों चुना? बताइए, आपका व्यवसाय ये अध्यापन क्यों है? आप टीचिंग क्यों चुनना चाह रहे हैं? आपका जो प्रोफेशन, आपका जो ऑक्यूपेशन है वो टीचिंग क्यों है? क्यों चुनना चाहते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप क्या बोलोगे? आपके मित्र के कहने पे? नहीं, मित्र कहेंगे तभी थोड़ी करोगे। आपको इसमें रुचि है, ये लगभग सही है। आपके अभिभावक की यह इच्छा थी? नहीं, इच्छा से नहीं, किसी दूसरे की इच्छा से थोड़ी करोगे। आपको यश प्राप्त हो, यश तो प्राप्त होगा ही अगर आप टीचिंग चुनोगे तो। आपको तो लोग बहुत मतलब रिस्पेक्ट भाव से देखेंगे, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है ना जो हर तरह के, दुनिया के हर प्रोफेशन को जन्म देता है। यानी हर प्रोफेशन, हर ऑक्यूपेशन, हर व्यवसाय के जन्मदाता टीचिंग ही है, टीचर ही है ना। टीचर की ही वजह से जितने भी प्रोफेसर है, डॉक्टर, कलेक्टर, मंत्री, जितने भी आप प्रोफेशन देख लो दुनिया के, बिजनेसमैन भी बन रहे हैं, वो वकील, जज, कलेक्टर, सब किनकी देन है? टीचर की देन है। इसीलिए कहते हैं ना, टीचर शुड बी बेस्ट। इसलिए टीचर का हर लोग अच्छे से सम्मान करते हैं हर जगह। आजकल थोड़ा से कम हो गया है, बट टीचर, गुरु, उनका सम्मान हर जगह होता है। आपको यश प्राप्त हो वो तो होगा ही, लेकिन इसमें आपने व्यवसाय क्यों चुना? तो इसमें से आ जाएगा आपको इसमें रुचि है, इंटरेस्ट बताना पड़ेगा, इंटरेस्ट है ऐसा करके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षक लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर विश्वास करता है। वह अपने विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को प्राथमिकता देगा? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक जो टीचर है ना, वो लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पे विश्वास करता है। तो इनमें से वो किस विधि को प्राथमिकता देगा? स्मृति आधारित प्रश्न, या वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न, या व्यक्तिगत परियोजनाएं, या फिर सहयोगात्मक परियोजनाएं, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। तो इनमें से वो किनको जो है ज्यादा प्राथमिकता देंगे? तो ये इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सहयोगात्मक परियोजनाएं, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया है, कौन सा? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी सोशल कल्चरल थ्योरी। तो उन्होंने दो मुख्य जो है, उन्होंने क्या लिखा है, सिद्धांत उन्होंने दिया हुआ है, और वो कौन सा है? जेडपीडी करके, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी है ना, एंड स्कैफोल्डिंग करके दिया हुआ है, जिसका मतलब पाड़ या ढांचा होता है जिसमें एक सहयोग दिया जाता है, ठीक है, एक सहयोगात्मक जो है परियोजनाएं तैयार की जाती है। इसलिए इनका जो है यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, प्रक्षेपी विधि का उदाहरण है। प्रक्षेपी विधि का उदाहरण बताइए, इनमें से कौन सा है भाई प्रक्षेपी विधि का उदाहरण? तो प्रक्षेपी विधि का उदाहरण कौन सा है? वाक्य पूर्ति परीक्षण, या प्रत्यक्ष प्रश्न, या साक्षात्कार, या व्यक्तिगत डायरी। तो इसमें से जो है ना ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि वाक्य जो पूर्ति परीक्षण है वो। प्रक्षेपी विधियां की हम बात करें तो प्रक्षेपी विधि किसे कहते हैं? प्रक्षेपी विधि वे विधि होती हैं जिनमें जो है लोगों के जो अचेतन विचार है, या भावना है ना, या व्यवहार है, उनको समझने के लिए कुछ अस्पष्ट जो उत्तेजनाएं है ना, उनका उपयोग किया जाता है। यानी इंसान की विचार क्या है, उनकी भावना क्या है, उनका व्यवहार कैसा है, इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए कुछ अस्पष्ट उत्तेजनाओं का उपयोग किया जाता है, जिसमें से आप देखेंगे तो जैसे वाक्य पूर्ति परीक्षण हो गया, जैसे कई बार ऐसा होता है कि कहानियाँ वगैरह लिखना, या स्याही धब्बे वगैरह दे करके भी परीक्षण किया जाता है। तो ये आया समझ में। प्रक्षेपी विधि मतलब लोगों की भावना, विचार, या उनके व्यवहार को समझने के लिए कुछ टेस्ट लिया जाता है एक तरह से, तो उसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, टी अंक का सूत्र है। टी अंक का सूत्र क्या है? तो टी अंक का सूत्र जो है ना वो हो जाएगा ऑप्शन बी, टी इज इक्वल टू 50 + 10 × x - m अपॉन ये आ जाता है सिग्मा, ठीक है। तो ये आप याद रखिए,
अब टी अंक की हम बात करें तो टी अपने आप पे एक जो है एक नंबर है, यानी अंक है ये। और जो एक्स है ना, एक्स ये किसको शो करता है, ये शो करता है कच्चा स्कोर को, यानी रा स्कोर को, रा स्कोर। और एम जो है ना, वो एम मतलब क्या हो गया, मीन, यानी जनसंख्या का माध्य, पॉपुलेशन माध्य को शो करता है। और जो सिग्मा है ना, ये वाला, ये किसको शो करता है, तो ये जनसंख्या का मानक विचलन को शो करता है। तो ये है टी सूत्र। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है, एक शिक्षक कक्षा में प्रभावी अधिगम का संवर्धन कर सकता है। एक शिक्षक जो है ना, कक्षा में प्रभावी अधिगम का संवर्धन कर सकता है। कैसे कर सकता है, तो विद्यार्थियों पर कड़े नियम लागू करके, विषय वस्तु के नियमित दोहराव से, विद्यार्थियों के अनुभव और उनकी सहभागिता को प्राथमिकता देकर, या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करके। तो देखिए, एक शिक्षक ना कक्षा में प्रभावी रूप से, इफेक्टिव रूप से लर्निंग का जो है वो क्या कर सकते हैं, संवर्धन कर सकते हैं, उनको बढ़ा सकते हैं, उनका संवर्धन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं विद्यार्थियों के एक्सपीरियंस और उनकी जो है एक तरह से उनकी सहभागिता, उनका पार्टिसिपेशन, इनको प्राथमिकता दे करके वो जो है प्रभावी जो अधिगम है, मतलब प्रभावी अधिगम का संवर्धन कर सकता है, उनको एनहेंस कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की संज्ञानात्मक अवस्थाओं का सही क्रम है। तो जीन पियाजे को तो जानते ही हैं। जीन पियाजे ने जो विकास की जो संज्ञानात्मक अवस्था दी है, तो वो किन किन अवस्थाओं से होकर के जाती है। तो पहला कौन सा है, तो पहला है आपका, पहला वाला हो जाएगा संवेदिक पेशी अवस्था, संवेदी सेंसरी मोटर स्टेज करके हम पढ़े हैं ना, तो सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगा, जो कि 0 से लेकर के कितने वर्ष तक होता है, 2 वर्ष तक। ठीक है, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये जो है ना 2 से लेकर के कितना हो जाएगा, 7 तक। ठीक है, इतने एज तक। उसके बाद तीसरा क्या हो जाता है, ये वाला, ये पहला हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, फिर ये वाला मूर्त संक्रियात्मक, ये तीसरा हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक जो है ना, ये 7 से 11 हो जाता है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये 11 से ऊपर, यानी 11 से लेकर के 15 तक। ठीक है, तो 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 15, इस तरह से। तो ये हो जाएगा चौथा। तो अगर इसका जो सही क्रम है वो क्या हो जाएगा, पहला नंबर में तीसरा, ये है तीसरा, उसके बाद दूसरा में पहला, उसके बाद फिर तीसरा में कौन सा आया, दूसरा आया है, यानी ये वाला, उसके बाद फिर चौथा, यानी कि ऑप्शन भी इसका सही आंसर है। तो इस तरह से ना आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो दो आप ईयर याद रखिए, सेंसरी मोटर स्टेज, फिर आपका आ जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, एंड देन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। तो इस तरह से 11 से लेकर के ऊपर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत अवलोकन कहलाता है, यानी सब्जेक्टिव जो ऑब्जर्वेशन है उसे वो क्या कहलाता है, अंतर्दर्शन कहेंगे, या फिर प्रयोग बोलेंगे, परम अवलोकन, या क्रियात्मक व्यवहार। तो कौन सा आंसर इसमें से सही हो जाएगा, तो व्यक्तिगत अवलोकन जो होता है वो क्या कहलाता है, वो अंतर्दर्शन कहलाता है, यानी इंट्रोस्पेक्शन। ठीक है, ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों द्वारा सीखने की प्रक्रिया में की जाने वाली गलतियां महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो विद्यार्थियों द्वारा सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें की जाने वाली जो गलतियां हैं वो महत्वपूर्ण क्यों है, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कक्षा में विद्यार्थियों को श्रेणी में बांटने के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण समूह में बांटने की महत्वपूर्ण उपकरण है, या फिर विद्यार्थियों के व्यवहार के प्रति अंतर्दृष्टि प्रदान करती है कि और समस्या को पहचानने में मदद करती है, या फिर विद्यार्थियों को कम उपलब्धि और उच्च उपलब्धि वाले समूह में बांटने के महत्वपूर्ण उपकरण है। तो इसमें से जो मेन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विद्यार्थियों के व्यवहार में प्रति अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समस्या को पहचानने में ये क्या करती है, मदद करती है, यानी प्रोवाइड्स एन इनसाइट टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। इसीलिए ये जरूरी है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है,
शिक्षा में निदानात्मक परीक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा अर्थापन सही है? निदानात्मक, इसी के बारे में हमने डिस्कशन किया था पिछले क्वेश्चंस में। तो डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है उसके संबंध में कौन सा अर्थापन सही है, बताइए। ये सुधारात्मक अनुदेशन के लिए विद्यार्थियों की त्रुटियों को प्रकट करते हैं, या फिर शिक्षण प्रक्रिया में हुई जो भूल है उसको स्थापित करने के लिए बनाए गए हैं। वे अयोग्य विद्यार्थियों के चयन को रोकने के लिए सहायक होते हैं, रोकने में सहायक होते हैं, या फिर उपयुक्त परीक्षण सामग्री के चयन में शिक्षक का मार्गदर्शन करते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो देखिए, निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है उससे हम क्या करते हैं, उससे हम ये सुधारात्मक अनुदेशन के लिए विद्यार्थियों की त्रुटियों को प्रकट कर। डायग्नोस्ट का मतलब होता है खोजना, जैसा कि मैंने बताया ना, डायग्नोस्टिक सेंटर बने होते हैं, वो क्या करते हैं, बीमारियों को खोजते हैं। तो वैसे ही मान के चलिए, जो निदानात्मक है ना, ये खोजने वाला काम होता है, और वो होता है रेमेडियल यानी उपचारात्मक। उपचारात्मक में क्या होता है, उपचार होता है, ठीक है, समस्या का समाधान होता है। नेक्स्ट देखिए, कक्षा में प्रतिमान रेखा चित्र तथा आरेख का प्रयोग संप्रेषण को कब प्रभावी बनाता है? तो कक्षा में अगर हम क्लास में बैठे हैं तो उस क्लास में जो प्रतिमान है, रेखा चित्र है, ठीक है, यानी जो ग्राफ वगैरह हम देखते हैं, मॉडल है, ग्राफ है, या डायग्राम वगैरह हम जब देखते हैं क्लासरूम में, तो वो कम्युनिकेशन को, बातचीत को या संप्रेषण को कब प्रभावी बनाता है? तो वो कभी कभी बनाता है, कभी नहीं होगा, सदैव भी नहीं होगा, अधिकांशता भी नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो बातचीत में ये मदद करेंगे, लेकिन हमेशा थोड़ी करेंगे, कभी कभी करेंगे ना बातचीत में, है ना। तो इस तरह से कक्षा में जो प्रतिमान, रेखा चित्र, आरेख, ये सब है, संप्रेषण को कब प्रभावी बनाता है? तो कभी कभी जब इसकी नीड हो तब। अदरवाइज आप बातचीत करोगे तो आप रेखा चित्र, मॉडल, ग्राफ या डायग्राम का यूज थोड़ी करोगे, है ना। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने सीडीपी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है वो काफ़ी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।